morning students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 21st of March 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और आपको फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड इस वीडियो की है 1.25x। Thought of the day is your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. और आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि फ्रंट पेज पर ही दी हुई हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में भी हम 13 आर्टिकल्स ही कवर करने वाले हैं जिसमें 6 मिंट के हैं और रिमेनिंग जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया में हिट बैक एट ईयूज़ कार्बन टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएटरी टैरिफ के बारे में सोच रही है। किस पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के बारे में? यूरोपियन यूनियन के ऊपर, जो यूरोपियन यूनियन में जो एक्सपोर्ट होता है उस पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के बारे में सोच रही है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन टैक्स प्रपोज किया है और कहा जा रहा है कि अगर इंडिया पर ये कार्बन टैक्स लगा दिया जाता तो इंडिया का जो $8 बिलियन का मेटल एक्सपोर्ट है ईयू कंट्रीज़ को वो डिसरप्ट होगा और इसी डिसरप्शन से और इसी प्रपोज्ड कार्बन टैक्स से इंडियन एक्सपोर्ट को सेव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक रिटेलिएटरी मेजर सोच रही है कि वापस से जो यूरोपियन यूनियन है उन कंट्रीज से जो इंपोर्ट आता है उन पर भी एक टैरिफ इम्पोज किया जाए अगर यूनियन किसी भी तरह का कार्बन टैक्स इंडिया के एक्सपोर्ट पर इम्पोज करती है एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्योंकि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ भी प्रपोज किया है और यहाँ बोल सकते हैं कि रेगुलेशन या एक टैरिफ बैरियर भी लगाया है जितने भी एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में आते हैं। बोल सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स, उनको अब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अंडर स्क्रूटनी रख रहे हैं। सो अंडर द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM और कार्बन टैक्स, now the export to European Union countries will face the added security measure। तो ऐसा नहीं कि इंडिया पर स्पेसिफिकली ये टैक्स लगाया जा रहा है, जितने भी मेटल्स जो हैं वो यूरोप में एंटर कर रहे हैं या EU कंट्रीज़ में एंटर कर रहे हैं उन पर सब पर स्क्रूटनी बढ़ाई जाएगी अंडर द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और हो सकता है किसी तरह का किसी अमाउंट में कार्बन टैक्स भी इम्पोज किया जाए। तो इंडिया फिलहाल अपने लिए सोच रहा है या अपने तरफ से रिटेलिएटरी मेजर लगाने जा रहा है या रिटेलिएटरी मेजर को लगाने के लिए सोच रहा है अगर यही कार्बन टैक्स और CBAM मैकेनिज्म इंडिया से आने वाले मेटल्स पर इम्पोज किया जाता है। तो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे जो सेक्टर है वो इम्पैक्ट करेंगे, स्पेशली ऐसे एक्सपोर्टर्स जो कि EU कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम। तो रेगुलेशन के तहत क्या होगा, जितने भी सप्लायर्स हैं आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम के जो कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रिपोर्ट कार्ड भी उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के साथ लगाना पड़ेगा। सो जनवरी 2026 से ये पर्टिकुलर जो रूल है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो भी एक्सपोर्ट इंडिया से जा रहा है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में दे हैव टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिपोर्ट और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका कंसाइनमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री के बॉर्डर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही इसके लिए रिटेलिएटरी मेजर ढूंढ रहा है, ये रिटेलिएटरी टैरिफ को सर्च कर रहा है, कई सारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इस पर्टिकुलर इशू पर डिस्कशन या पॉन्डरिंग कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली अगर इस तरह का कोई भी मैकेनिज़्म इम्पोज किया जाता है, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म इम्पोज किया जाता है तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि EU कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का ट्रेड जो है वो इम्पैक्ट करेगा। सो दिस प्रपोजल ऑफ EU हैज़ एक्चुअली ट्रिगर्ड अ ट्रेड टेंशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में एक्सपोर्टर्स भी और जो मेटल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर ये मैकेनिज्म अप्लाई हो जाए तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ न्यू ट्रेड बैरियर्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यही ट्रेड बैरियर जो है वो अदर कंट्रीज़ या अदर ब्लॉक पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसीलिए इंडिया और इंडिया के साथ कुछ और कंट्रीज़ ने भी इस पर्टिकुलर मेजर को कंडम किया है और कहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी मेजर है
जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जनरली जो WTO के जो मेजर्स हैं, ट्रेड मेजर्स हैं, उसमें बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़। तो बेसिकली इंडिया और जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि जो ये रूल बनाया है, जो ये मैकेनिज़्म बनाया है EU ने, इस मैकेनिज़्म के तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्लाइमेट कन्वेंशंस हैं, क्लाइमेट रूल हैं, इनमें ये क्लॉज भी दिया गया है कि कोई भी रूल इम्प्लीमेंट करने से पहले, कोई भी मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करने से पहले, इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्यों फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं तो सब पर इक्वली अप्लाई होंगे, उसका इम्पैक्ट सब पर इक्वली पड़ेगा। तो जो कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके केस में अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो प्रॉब्ली हो सकता है कि हम क्लाइमेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव ना कर पाएँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा दिया है। अब जब वो डेवलप हो चुके हैं तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को रोक रहे हैं कि वो इस तरह के डेवलपमेंट प्रोसेस में ना जाएं जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दीज कन्वेंशंस, बिकॉज ऑफ दीज गोल्स, क्लाइमेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ये एक यूनानिमसली डिसीजन होता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस नए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उन सब के केसेस में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो हॉल्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी। और इसीलिए इंडिया ने EU के इस मेजर को डिस्क्रिमिनेटरी कहा है। इंडिया और अदर कंट्रीज़ का ये कहना है कि आप ये जो भी मेजर ला रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म ला रहे हैं कार्बन टैक्स इम्पोज करने का सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है ये आप जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उस पर यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी छूट देनी चाहिए। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी भी इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखी है कि ये ला कैसे बनेगा, किस पर अप्लाई होगा और क्या ये WTO के प्रिंसिपल के टेस्ट पर प्रॉपरली वैलिड साबित होगा या नहीं। तो इंडिया के साथ ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ ने कलेक्टिवली CBAM को कंडम किया है और डिस्क्रिमिनेटरी बताया है इन अ जॉइंट स्टेटमेंट इन अप्रैल 2021। उसके बाद से फिलहाल यूरोपियन यूनियन के साथ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो टेंशन बढ़ रही है बिटवीन दीज कंट्रीज और अमंग दीज कंट्रीज, एंड दिस इज वन ऑफ द infographic that proposed tax has raised the concern among Indian metal producer who will fear that it will create a new trade barrier for the export to Europe. So this is the share of CBAM products in India's export, and India's total export to CBAM products is approximately $8.22 billion, and this is the impact on sectors covered under CBAM mechanism. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट, स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम। लो इम्पैक्ट किन पर पड़ेगा? सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। सो लेट अस सी कि क्या इंडिया एक्चुअली में रिटेलिएटरी मेजर इम्पोज करता है या नहीं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन ग्लोबल बैंकिंग टर्मोइल। जैसा कि हमने पिछले कई बार डिस्कस भी किया है कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर हम रिसेंटली बात करें गोल्ड के ट्रेड की, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX मंडे MCX के ट्रेडिंग में जो गोल्ड का प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल बैंकिंग टर्मोइल देखने को मिल रहा है, US के बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस देखने को मिल रही है EU और यूरोप में, और इसी पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इम्पैक्ट कर रही है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डिक्लाइन कर रही है, इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो अनसर्टन है, इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिंग फॉर मोर सेफ हेवन, मोर सेफ एवेन्यूज फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से गोल्ड के जो प्राइजेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% तक इंक्रीज हो गए हैं इन जस्ट अ वीक। तो मेटल प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ₹60,455 पर ग्राम पर एक्सक्लूडिंग 3% GST ट्रेड हुआ ऑन
MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जबकि जो इंटरनेशनल प्राइस हैं वो अपने 31 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेटली $2009.21 पर आउंस, यानी 32.1 ग्राम। 1 आउंस इज इक्वल टू मतलब 1 आउंस इज इक्वल टू मतलब 32.10 ग्राम। तो जो इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस हैं वो अपने 31 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। इंडिया में भी एक हफ्ते, जस्ट 1 वीक में हमें 5% का इंक्रीज देखने को मिला है। 60,455 पर 10 ग्राम का गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है, जिसको हम 1 तोला भी बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो जितने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गोल्ड ETFs हैं, जो गोल्ड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम है, उन सब के वैल्यूएशन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड गोल्ड इज वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, और हमेशा से जब भी स्टॉक मार्केट डिक्लाइन होती है गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड डेफिनेटली इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज फॉर इंडिया ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेफिसिट के केस में रहती है। इंडिया में जो गोल्ड है वो सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्ट कमोडिटी है, और जिस तरीके से लिक्विडिटी की कंडीशंस बन रही हैं US में और यूरोप में, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबली हमें गोल्ड में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है और गोल्ड के प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। दिस इज़ द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस सिंस 28 February to 21st March, we can say it. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 1 of Mint paper. India Russia export in Feb up 25% to hit pre-Ukraine war level. तो अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें या रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि इस ड्यूरेशन के बाद से इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है रशिया में, यानी इंडियन कमोडिटीज़ जो रशिया जाती हैं, इंडिया से रशिया की तरफ जो सेलिंग होती है उसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, और ये इंक्रीज़ वॉर के लेवल से भी एक्सीड कर गया। इट मीन्स वॉर से पहले, वॉर मीन्स रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले इंडिया का जो एक्सपोर्ट था रशिया की तरफ उस लेवल से इंक्रीज कर चुका है ये लेवल। तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया हैव एक्सीडेड द लेवल बिफोर द वॉर आउटब्रेक इन द यूक्रेन। और जबकि अगर हम अदर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो यूरोप के साथ जबकि उसका जो ट्रेड ग्रोथ है वो ड्रैग डाउन हो रहा था, जबकि रशिया का जो ट्रेड है अदर कंट्रीज के साथ, अदर रीजनल ब्लॉक के साथ वो डिक्लाइन हो रहा है। उस पर्टिकुलर टाइम सिनेरियो में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है रशिया में वो इंक्रीज हो रहा है। और हम ये सभी जानते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली द इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया, रशियाज इम्पोर्ट टू इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। तो अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, अप्रॉक्सीमेटली इन सब कमोडिटीज़ का जो एक्सपोर्ट है रशिया को वो 25% तक इंक्रीज किया है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। अप्रॉक्सीमेटली $337.58 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने फरवरी के मंथ में, एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा। हालांकि वॉर के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कोलैप्स करके, इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया हैज़ बीन एक्चुअली नियर द कोलैप्स, क्योंकि स्पेशली फार्मा, इंजीनियरिंग और टी एक्सपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था आफ्टर दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। लेकिन मार्च 2022 में एक्सपोर्ट जो है वो $69.2 मिलियन तक स्लम्प होकर के फिर इंक्रीज होना शुरू हो चुका। तो यू कैन इमेजिन मार्च 2022 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट था रशिया में अप्रॉक्सीमेटली $69.2 मिलियन था, जो कि फरवरी 2022 में अप्रॉक्सीमेटली $325 था। तो हम देखें फरवरी 2022 जबकि रशिया यूक्रेन वॉर जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली $325 मिलियन का एक्सपोर्ट होता था। मार्च में यही एक्सपोर्ट जो है वो मार्च 2022 में यही एक्सपोर्ट डिक्लाइन करके $69 पहुंच गया था, $69 मिलियन पहुंच गया था। लेकिन अब यानी कि मार्च 2023 में ये फिर से इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली $337.58 मिलियन तक पहुंच गया। तो जो प्री वॉर कंडीशन थी उससे एक्सीड कर गया है। रीजन बिहाइंड दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे बाइलैटरल मेजर्स लिए थे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट एंड import. So before war, engineering goods, electric goods, drug and pharmaceutical accounted for over 60% of total export to Russia.
जो कि 50% से नीचे आ गया था आफ्टर रशिया बिगन बाइंग मोर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ फ्रॉम इंडिया। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के केस में हमें इंक्रीज देखने को मिला था बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशन में प्रॉब्ली कई सारे सेक्टर इम्पैक्ट करते हैं, तो रशिया से जो डिमांड थी वो भी इम्पैक्ट हो रही थी। बिटवीन फरवरी 2022 टू फरवरी 2023 इफ वी सी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $37.24 मिलियन से इंक्रीज होकर के $48.80 मिलियन तक पहुंच गया था। इसी तरह सी फूड एक्सपोर्ट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला था, कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला था। तो एग्रीकल्चर, सी फूड एक्सपोर्ट, कॉफ़ी एक्सपोर्ट, इन सब में तो इंक्रीज देखने को मिला था, बट इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, इनका जो शेयर था वो एक्सपोर्ट में, टोटल एक्सपोर्ट में वो डिक्लाइन किया था। और इम्पोर्ट के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंपोर्ट जो है वो कंटिन्यू है इंक्रीज होना। रशिया से जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो मंथ वाइज मंथ उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। रीजन डिस्काउंटेड ऑल, चीप ऑल दैट इंडिया रशिया इज ऑफरिंग टू इंडिया एंड चाइना। दिस वी कैन सी एक्चुअली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू रशिया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी फॉर India. Somewhere it is indicating that the bilateral relation between these two countries are improving now. अब देख लेते हैं some short news articles from Mint paper. Refund ₹300 crore to NSE, Supreme Court tells SEBI. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बोला है कि वो 300 करोड़ रिफंड करें किसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, एज अ पार्ट ऑफ डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर जो कि एनएससी ने डिपॉजिट किए थे सेबी में। तो एनएससी ने अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ जो रुपए थे वो डिपॉजिट किए थे सेबी के पास। उसी पर्टिकुलर मनी को हम बोल सकते हैं अमाउंट को रिटर्न करने का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर के तहत। तो जो को लोकेशन स्कैम का केस है उसमें अगर सेबी जीत जाता है तो डेफिनेटली जो एनएससी है उसको इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट सेबी को रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके तहत अभी फिलहाल के लिए सेबी जो है वो 300 करोड़ रुपए एनएससी को वापस कर दे, लेकिन अगर सेबी को लोकेशन स्कैम में जीत जाता है, उसकी अपील में जीत जाता है, तो एनएससी को इंटरेस्ट के साथ ये 300 करोड़ रुपए सेबी को वापस करने पड़ेंगे। इस कंडीशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को ऑर्डर दिया है कि वो आप अभी फिलहाल के लिए एनएससी को वो 300 करोड़ रुपए रिफंड कर दें। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ऑर्डर भी दिया है कि वो जो उसका इन्वेस्टिगेशन पेस है उसको इंक्रीज करे और जल्द ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे जो कि को लोकेशन स्कैम से रिलेटेड है। तो बेसिकली रिसेंटली एनएससी ने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके अनफेयर एडवांटेजेस गेन किए थे, जिसके लिए सेबी ने ये जो पेनल्टी थी ये इम्पोज करी थी, और इसी को लेकर के एनएससी और सेबी के बीच में केस चल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एपेक्स कोर्ट क्लियर्स चेक्स डेक्स फॉर सेकेंड आर कैप ऑक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को अलाउ कर दिया है लेंडर्स को, किसके लेंडर्स को, रिलायंस कैपिटल आर कैप के लेंडर्स को, कि वो सेकेंड राउंड का ऑक्शन होल्ड कर सकते हैं। तो ऑक्शन के लिए अलाउ कर दिया, यानी जो आर कैप है उसका मोनेटाइजेशन या उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए अलाउ कर दिया है। तो अब आर कैप का सेकेंड राउंड का ऑक्शन होगा और एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई सारे जो बिडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो नाउ द monetization or the solvency of RCAP is cleared by Supreme Court of India. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Amazon took out 900 jobs in second round of layoff. रिसेंटली हमने कई सारी टेक कंपनीज के केसेस में हमें ले ऑफ देखने को मिला था और Amazon ने भी एक ले ऑफ किया था। अपने सेकेंड राउंड में Amazon फिर से ले ऑफ करने जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 9,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा या उन्हें लेड ऑफ किया जाएगा। तो अपने सेकेंड राउंड ऑफ ले ऑफ में कंपनी जो है वो 9,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करने जा रही है, एडिंग टू द कट्स दैट वर ऑलरेडी द लार्जेस्ट राउंड ऑफ फायरिंग इन द कंपनीज हिस्ट्री। रीज़न, जिस तरह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अमेजॉन को इस पर्टिकुलर डिसीजन पर जाना पड़ रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मार्केट स्लाइड आफ्टर यूबीएस रेस्क्यू ऑफ क्रेडिट स्विस। Indian market stock dropped on Monday amid the sharp decline in the shares of Credit Suisse and UBS as investors weigh the potential impact of rescue deal. हालांकि UBS ने रेस्क्यू करने की डील फाइनलाइज करी क्रेडिट स्विस को, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम
इंडियन स्टॉक मार्केट पर या ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस पर देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस कब ट्रिगर हुई? यूएस बेस्ड जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके कोलैप्स के बाद जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस जनरेट हुई है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ यूबीएस ग्रुप एग्रीमेंट टू बाय द राइवल क्रेडिट स्विस। तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे हैव डम्प्ड देयर रिस्की असेट्स एंड कमोडिटीज टू मूव टू द सेफर असेट्स लाइक बॉन्ड एंड गोल्ड, और जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉन्ड के तो जो बढ़ ही रहे हैं प्राइजेस और यील्ड जो है वो डिक्रीज हो ही रही, गोल्ड के जो प्राइसेस है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करें डेफिनेटली बॉन्ड और गोल्ड के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो सेंसेक्स है वो मोस्ट लाइकली डिक्लाइन ही हो रहा होगा। सेंसेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 905 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 0.62% का डिक्लाइन देखने को मिला। और यही सेम कंडीशन हमें निफ्टी के केस में भी देखने को मिली। निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली 0.65% का डिक्लाइन देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डे ट्रेड। हालांकि यूरोपियन मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी की वजह से कुछ हमें शार्प बाउंस देखने को मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जब से ये ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस जनरेट हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिव सिचुएशन या हम बोल सकते हैं डिक्लाइन की सिचुएशन में ही है। एंड अगर सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो, इन सभी में हमें डे के बेसिस पे परसेंटेज चेंजेस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि एशियन मार्केट जो है वो भी डिक्लाइन कर रही है एक्सेप्ट फ्यू मार्केट्स दैट आर एक्चुअली लेस इम्पैक्टेड देन द फर्स्ट 4। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया फेसेस हाईएस्ट रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी। आईपीसीसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई और जब से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है बहुत ज़्यादा हलचल मची क्योंकि रिसेंटली जो यूएन के जो चीफ हैं या बहुत सकते सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बोला कि जो वर्ल्ड है वो क्लाइमेट बॉम्ब में बैठा हुआ है और क्लाइमेट बॉम्ब की जो घड़ी वो टिक टिक कर रही है। अगर सही से सही टाइम पर मेजर्स नहीं लिए गए तो प्रॉबली अर्थ को सेव कर पाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और अभी के लिए जो गोल सेट किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के थ्रू डिफरेंट कन्वेंशंस, थ्रू डिफरेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, वो सफिशिएंट नहीं है। और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस WTO, वर्ल्ड बैंक, जो बड़े बड़े ऑयल एंड गैस फील्ड्स को फंड कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस प्लांट को फंड कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यूएन सेक्रेटरी ने नेशंस को बोला है कि नए ऑयल और गैस डिस्कवरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग बंद करिए, उनका एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं उनकी फंडिंग बंद करिए। एग्जिस्टिंग जो ऑयल गैस रिजर्व हैं उनके एक्सपेंशन के प्लान्स के लिए जो फंडिंग है उसको भी आप तुरंत इमीडिएटली स्टॉप करिए। जो नए आप प्लान्स प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं उसको इमीडिएटली स्टॉप करिए अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ ना हो। तो जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, लॉन्च करी है यूएन ने, ये सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीसीसी रिपोर्ट के फॉर्म में भी जानते हैं। तो इस रिपोर्ट में कई सारे बड़े जो एनालिसिस हैं, बड़े जो अनाउंसमेंट हैं, बोल सकते हैं बड़े जो फोरकास्ट हैं वो किए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग जो इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो अभी के जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, NDC है, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या कुछ भी अदर जो क्लाइमेट चेंजेस प्रोटोकॉल्स हों, वो सफिशिएंट नहीं है। एंड दिस इज अ इमरजेंसी सिचुएशन एज पर द यूएन सेक्रेटरी जनरल। और सबसे पहले जो कंट्रीज को करना है उन्हें सब्सिडीज हटानी है इन सारे फंडिंग प्रोजेक्ट्स जो कि फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की जो पेस है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है जबकि हम 2050 तक जो नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव कर पाएँ। अब ये तो बात रही कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा। इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में के अकॉर्डिंग जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है उसमें ये इंडिकेट किया गया है, क्लियरली बोला गया कि इंडिया जो है वो वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी रिस्क जनरेट हो रहे हैं उसमें उन सारे रिस्क में कुछ कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्की जोन में, जिसमें इंडिया एक है। सो डिस्पाइट द मिनिमल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग,
ऐसा इंडिया हमेशा से कहता है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में वो सबसे कम है इन पास्ट सेंचुरी। अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएस, ईयू जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही। इंडिया और अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, उनका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, उनकी बहुत कम जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, क्योंकि उनके अगर हम एमिशन को देखें, चाहे वो कार्बन एमिशन हो, चाहे वो किसी भी अदर तरह का ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। भले ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन कम हो, इंडिया उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ की लिस्ट में आता हो जो जिसने कम कंट्रीब्यूशन किया हो ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो इंडिया उन्हीं कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क फेस करना है, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फेस करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट कुछ कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और इंडिया उसमें उनमें से एक कंट्री, तो चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे वो साइक्लोन्स हो, चाहे वो अर्बन और रूरल डिस्प्लेसमेंट हो, India is going to face a lot of impact of these climate change as per the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC report। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन ऑर्गेनाइजेशन ये IPCC रिपोर्ट पब्लिश करता है। हालांकि इस रिपोर्ट में भी बोला है कि इंडिया बहुत सारे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी कर रहा है, फोकस भी कर रहा है, बट दैट स्पीड इज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट, बट डिस्ट्रीब्यूटेड दोज फंड विच इक्वलिटी टू अडॉप्शन ऑफ मिटिगेशन ऑफ दिस इफेक्ट। हालांकि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए तो इंडिया काम कर रहा है, बट इस जो स्पीड है, जो पेस है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा इंडिया को और ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जो कि इस तरह के क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन को प्रमोट करें और मिटिगेशन एफर्ट्स को प्रमोट करें। तो फंडिंग फ्रॉम रिच नेशंस शुड नॉट बी द ओनली सोर्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इंडिया शुड ऑल्सो गो फॉर वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन। केवल डेवलप्ड कंट्रीज यूएस और ईयू पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिया को खुद भी अदर फंडिंग के सोर्सेज ढूंढने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के सोर्सेज ढूंढने चाहिए। सो व्हाट ऑथर सेज, इंडिया इज ऑन द हॉट बेड ऑफ क्लाइमेट चेंज इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ क्लाइमेट चेंज रिस्क के भी हॉट बेड पे है। तो इंडिया को फंडिंग सोर्सेज, अडॉप्शन सोर्सेज, मिटिगेशन एफर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कई सारे सोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। ग्रुप कॉस्ट आर रिक्वायर्ड, पब्लिक फाइनेंसिंग में बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इंडिया विल फेस द एक्सट्रीम हीट, वाटर मैनेजमेंट इशूज, cyclone-like situation in upcoming time comparatively more than other countries, and experts have cautioned that it is almost certain that 1.5 डिग्री टारगेट विल बी क्रॉस्ड बाय द मिडिल ऑफ नेक्स्ट वीक। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5% से इंक्रीज हो जाएगी एज पर द प्री इंडस्ट्रियल एरा, जिसको एक्चुअली हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये ना इंक्रीज हो, लेकिन नेक्स्ट डिकेड तक ये जो लेवल है टेम्परेचर का ये क्रॉस हो जाएगा। सो इंडिया एट अ क्रॉस रोड। पर कैपिटा एमिशन इंडिया का 36% इंक्रीज हुआ है सिंस 2011। तो अभी जिस तरह से इंडिया डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन को लेकर के फोकस कर रहा है, इंडिया में भी एमिशन अब इंक्रीज हो रहा है। एंड इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया। इंडिया क्रॉस रोड पर है कि अगर इंडिया ने किसी भी तरह के मेजर्स नहीं लिए अडॉप्शन, मिटिगेशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो इंडिया हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से रिस्क जो है वो फेस करे। पर कैपिटा एमिशन ओवर द ईयर इन इंडिया हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। इंडिया अकाउंटेड फॉर लेस देन 5% ऑफ टोटल एमिशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एमिशन कौन करता है? यूएसए, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया। जापान, जर्मनी, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद इंडिया का नाम आता है, और सबसे अगर हम देखें कम में तो ब्राज़ील। एंड दिस इज द पर कैपिटा CO2 एमिशन। देख सकते हैं हम 2019 से लेकर के 2021 तक का डेटा दिया हुआ। रशिया, यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, वर्ल्ड, ब्राज़ील और इंडिया। और इंडिया के केस में अगर देखें तो वर्ल्ड एवरेज से भी इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो लो है। तो इंडिया के केस में पर कैपिटा एमिशन तो लो है, इंडिया प्रॉपर मेजर्स भी ले रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया जो है वो मेजर रिस्क कंट्रीज में इन्वॉल्व है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 10 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। यूएस बैंक क्राइसिस विल हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन इंडिया सी। तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका ये कहना है कि जो करंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट हुई है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ SVB बैंक, उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें इंडिया पर देखने को नहीं मिलेगा। हम बोल सकते हैं लो और नेग्लिजिबल इंपैक्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी जो हेल्थ है वो रिसेंट टाइम में इंप्रूव हुई है। इंडिया हैज़ जस्ट इमर्ज फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल सिस्टम इशूज फ्रॉम द पास्ट डिकेड। तो इंडिया ये जो अभी फिलहाल जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, रिजिलियंट है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। एज फॉर लेसन फॉर इंडिया, लेसन्स आर ऑलवेज द सेम।
nothing has changed. Mind the risk, and risk for the banking system is duration risk and credit risk, और उसके बेसिस पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यूएस में और ईयू में, इससे पहले भी हम देख चुके हैं सिचुएशन, तो ऐसा नहीं कुछ भी लेसन है, लेसन सेम है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो पिछले 10 सालों में उसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, चाहे वो एनपीए का केस हो, चाहे वो ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस हो, वो सबसे इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो इंप्रूव हो चुका है। तो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें इस क्राइसिस का इंडियन बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 11 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिटेल इन्फ्लेशन में मॉडरेट इन कमिंग मंथ। तो इंडिया की जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो आगे आने वाले महीनों में थोड़ा सा मॉडरेट हो सकती है। मॉडरेट हो सकती है मतलब ईज आउट हो सकती है, कम हो सकती है, डिक्लाइन कर सकती है। किसने कहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है, MER रिपोर्ट है, वो मंडे को पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है जिस तरह से होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो लो हुई है पिछले कुछ मंथ्स में, उसी तरीके से हमें आगे आने वाले कुछ महीनों में रिटेल इन्फ्लेशन में भी मॉडरेशन देखने को मिलेगा। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो फरवरी में थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं और स्लाइट मॉडरेशन हमें देखने को मिला है सीपीआई इन्फ्लेशन में और होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 25 महीनों के लोएस्ट पॉइंट में है और आगे आने वाले टाइम में भी हमें सीपीआई में थोड़ा सा हमें मॉडरेशन देखने को मिलेगा, ऐसा मानना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। हालांकि कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन को एग्री नहीं कर रहे। उनका कहना जिस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, एक्सटर्नल मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, इन्फ्लेशन जो है अभी भी फिलहाल के लिए कंट्रोल नहीं होने वाली है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एज लिक्विडिटी टाइटन कॉल रेट जंप्स टू 7% देन ईजेस। तो इंडियन जो इंटरबैंक कॉल मनी रेट है विच रिप्रेजेंट द ओवरनाइट कॉस्ट फंड ऑफ फंड्स टू बैंक, वो अप्रॉक्सीमेटली 7% तक इंक्रीज हो गई मंडे को, क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिली। तो बैंक्स जो फंडिंग लेते हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म फंडिंग्स होती है, केवल 1 नाइट के लिए, 1 डे के लिए जो फंडिंग होती है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% तक इंक्रीज किया गया, जिसको हम बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी रेट। तो लिक्विडिटी टाइटन होने की वजह से जो कॉल रेट है, जो इंटर बैंक कॉल मनी रेट है, उसमें 7% का इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि इसके बाद रेट में हमें थोड़ा सा ईज आउट देखने को मिला after touching the mark with weighted average call rate, the operating target of RBI monetary policy ending at 6.69% on Monday। तो इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, जो कॉल रेट थे वो 7% तक जम करके लेटर ऑन हमें इसमें ईज आउट देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। स्मगल्ड गोल्ड सीज एट एयरपोर्ट डबल इन फाइनेंशियल ईयर 23, FinMin tells लोकसभा। तो द क्वांटिटी ऑफ स्मगल्ड गोल्ड सीज फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट्स डबल इन द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो गोल्ड स्मगलिंग थी, जो कि सीज करी गई, जो कि पकड़ ली गई, एक्चुअली जो नहीं पकड़ी गई उसका तो कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन जो पकड़ी गई है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2532 केजी स्मगल गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के 11 महीनों में सीज हुआ है, क्योंकि पिछले ईयर के कंपैरिजन में जस्ट डबल है एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में डेटा जो है वो प्रेजेंट किया और उस डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में जो गोल्ड की स्मगलिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना ज़्यादा हो चुकी है। एंड दिस इज़ द एग्रीगेट गोल्ड सीजर फ्रॉम एयरपोर्ट। तो 2019-20, 2021, 21-22 और 22-23 में कितना गोल्ड जो है वो सीज किया, स्मगल गोल्ड सीज किया गया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ के थ्रू। हम देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है ईयर पे। हालांकि 2020 में बहुत ज़्यादा था, 2020 के बाद हमें 21-22 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन 23 में ये फिर से डबल हो गया है एज पर द रिसेंटली presented data by Finance Ministry in Lok Sabha. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.